मुझे पाकिस्तान के चीन के साथ रणनीतिक संबंध समझाने की जरूरत नहीं है। दुनिया इसके बारे में जानती है। तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध होने की इस असाधारण स्थिति में रहने के बदले में पाकिस्तान को क्या मिलता है? राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा, मैं उन्हीं लोगों के साथ व्यापार करता हूं जो मुझे पसंद हैं। निश्चित रूप से ट्रंप को पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पसंद है, क्योंकि उन्होंने दो ऐसे काम किए हैं जो ट्रंप को बहुत पसंद आए हैं। को अफगानिस्तान में इन 4 देशों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कृपया समझिए कि ये 4 देश महत्वपूर्ण हैं और ये मिलकर काम करते हैं। चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान। इन दोनों महाशक्तियों की दृष्टि एक जैसी है और इसलिए अगर पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत करीबी रणनीतिक और समय की कसौटी पर खरे संबंध हैं, तो वह वैश्विक दक्षिण का हिस्सा होने के नाते मॉस्को के साथ भी करीबी संबंध रखेगा। कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान दक्षिण पूर्व एशिया और पूरे एशिया में एक प्राथमिकता वाला साझेदार है। यह राष्ट्रपति पुतिन की ओर से आया एक बड़ा बयान है। और तीसरा मुद्दा जो चर्चा में था वह था बगराम एयरबेस। अमेरिकियों की इसमें बहुत रुचि है। ट्रंप इसमें बहुत रुचि रखते हैं और ट्रंप ने इसमें पाकिस्तान से मदद मांगी होगी, जो कि पाकिस्तान देने को तैयार नहीं है। और इसी कारण उसी दिन 25 सितंबर को अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर 4 देशों की एक बैठक हुई। तो बात यह है कि आज पाकिस्तान एक अच्छी स्थिति में है। उसने पहले ही सही विकल्प चुना था कि वह सही भू राजनीतिक प्रणाली के साथ जुड़ा रहे। आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कैसे आज दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध हैं, जो वैश्विक भू राजनीति को चला रही हैं। और ये 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, चीन और रूस। अब जब मैं रणनीतिक संबंधों की बात करता हूं तो मेरा मतलब पाकिस्तान के अमेरिका के साथ क्रिप्टो, खनिज या तेल के सौदों से नहीं है। मैं उन संबंधों की बात कर रहा हूं जो वैश्विक और क्षेत्रीय भू राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आज पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध कैसे हैं और उसके रूस के साथ रणनीतिक संबंध कैसे हैं। मुझे पाकिस्तान के चीन के साथ रणनीतिक संबंध समझाने की जरूरत नहीं है। दुनिया इसके बारे में जानती है। और अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध होने की इस असाधारण स्थिति में रहने के बदले में पाकिस्तान को क्या मिलता है। लेकिन इससे पहले कि मैं यह सब करूं, मुझे उन 3 चीजों को स्पष्ट करना होगा जिन्होंने पाकिस्तान को इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है, जहां वह तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक रूप से संवाद कर सकता है। तो ये 3 चीजें हैं पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति। दूसरी है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें दुनिया ने और खासकर अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी पारंपरिक युद्ध क्षमता को कितनी मजबूती से साबित किया, जिसमें पाकिस्तान एयर फोर्स की केंद्रीय भूमिका रही। और तीसरी है पाकिस्तान के समय की कसौटी पर खरी उतरी मजबूत चीन के साथ संबंध, जो वैश्विक भू राजनीति के उतार चढ़ाव के बावजूद अडिग रहे हैं। अब ये सब कहने के बाद मैं पाकिस्तान के ट्रंप प्रशासन के साथ रणनीतिक संबंधों के बारे में बात करना चाहता हूं। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा, मैं उन्हीं लोगों के साथ व्यापार करता हूं जो मुझे पसंद हैं। निश्चित रूप से ट्रंप को पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पसंद है, क्योंकि उन्होंने 2 ऐसे काम किए हैं जो ट्रंप को बहुत पसंद आए हैं। पहली बात यह है कि सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के नेतृत्व ने कहा है कि पाकिस्तान वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के 7 जेट लड़ाकू विमान मार गिराए और भारतीय पक्ष से कोई खंडन नहीं आया, जिससे यह संकेत मिलता है कि 4 दिन की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर एक तीव्र युद्ध था। और फिर पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को दिया है। अब जब आप राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए से चीजों को देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान 2 परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच एक तीव्र युद्ध हुआ था और वे वहां युद्ध विराम लाने में सफल रहे। अब जहां तक ट्रंप का सवाल है, उनकी दूसरी अवधि में जितनी भी प्राथमिकताएं हैं उनमें सबसे ऊपर यह है कि वे खुद को शांतिकाल के राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने कम से कम 35 बार और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में एक बार फिर 7 युद्धों को समाप्त करने की बात की।
बिल्कुल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके लिए पाकिस्तान ने श्रेय दिया है, लेकिन भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप को श्रेय नहीं दिया है। उन्होंने पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को 18 जून को व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उनमें से एक बात जो उन्होंने मुनीर के साथ चर्चा की होगी, वह है पाकिस्तान सेना की विस्तारित भूमिका, उसकी पारंपरिक क्षमताएं मध्य पूर्व में, ताकि मध्य पूर्व को स्थिर किया जा सके। यही वह चीज है, यही ट्रंप चाहते हैं। अब इस बात के प्रमाण हैं कि जो आकलन मैंने दिया था वह सच साबित हुआ है, लेकिन इससे पहले कि मैं वह प्रमाण दूं और उसके बारे में बात करूं, दो और मुद्दे हैं जिनका अपडेट देना जरूरी है। मुझे वह करने दीजिए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को यह महत्वपूर्ण रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता किया है। अब जो हमें पता चला है वह यह है कि चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान पहली बार अपने संयुक्त अभ्यास वॉरियर 9 में भाग लेंगे, जिसका अर्थ है कि चीन पूरी तरह से सहमत है। चीन उतना ही खुश है जितना ट्रंप खुश है। पाकिस्तान सेना की मध्य पूर्व में विस्तारित सैन्य भूमिका पारंपरिक सैन्य भूमिका के साथ। और दूसरी जानकारी यह है कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ समझौता करने के बाद ईरान को सूचित किया था और ईरान इस समझौते से खुश था। अब 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राष्ट्रपति ने यह महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान पश्चिम एशिया के मुसलमानों के सहयोग से राजनीतिक, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में देख रहा है। इसमें पाकिस्तान की सेना की विस्तारित भूमिका निहित है। अब इस पृष्ठभूमि के साथ मैं ट्रंप और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक संबंधों पर आता हूं। अब 23 सितंबर को ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के सत्र के दौरान 8 इस्लामी और अरब देशों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की, जिसे ट्रंप ने अपनी 23 बैठकों में सबसे महत्वपूर्ण बताया। और इसमें उन्होंने गाजा के लिए अपनी 21 बिंदुओं वाली शांति योजना पर चर्चा की, क्योंकि जैसा कि हर कोई जानता है कि मध्य पूर्व में ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इजराइल ही है जो मध्य पूर्व में अमेरिका की विदेश नीति चलाता है। तो उन्होंने अपनी 21 बिंदुओं वाली शांति योजना इन देशों के साथ चर्चा की: कतर, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, यूएई और जॉर्डन। पाकिस्तान यहां मौजूद था। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह उपयुक्त समझा कि इस बैठक के बाद पाकिस्तान की नेतृत्व टीम को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया जाए, ताकि आगे की चर्चा की जा सके और मध्य पूर्व में उनकी केंद्रीय और रणनीतिक भूमिका को देखा जा सके। इसलिए 25 सितंबर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, जहां उपराष्ट्रपति वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। 3 रणनीतिक मुद्दों पर निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। पहला, निश्चित रूप से मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए पाकिस्तान की भूमिका है, पाकिस्तान की सैन्य भूमिका। दूसरा मुद्दा ईरान है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में कहा है, पाकिस्तान से बेहतर ईरान को कोई नहीं समझता, और ईरान ही है जो ट्रंप को परेशान और चिंतित करता है। तो इस पर भी चर्चा हुई होगी। और तीसरा मुद्दा जो चर्चा में था वह था बगराम एयरबेस। अमेरिकियों की इसमें बहुत रुचि है, ट्रंप इसमें बहुत रुचि रखते हैं, और ट्रंप ने इसमें पाकिस्तान से मदद मांगी होगी, जो कि पाकिस्तान देने को तैयार नहीं है। और इसी कारण उसी दिन 25 सितंबर को अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर 4 देशों की एक बैठक हुई, को अफगानिस्तान में इन 4 देशों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कृपया समझिए कि ये 4 देश महत्वपूर्ण हैं और ये मिलकर काम करते हैं: चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान। को अफगानिस्तान में इन 4 देशों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कृपया समझिए कि ये 4 देश महत्वपूर्ण हैं और ये मिलकर काम करते हैं: चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान। तो ये बहुत स्पष्ट है कि जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, उन्होंने मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए पाकिस्तान को एक रणनीतिक भूमिका दी है। ये सिक्स दैट इट।
अब पाकिस्तान के रूस के साथ रणनीतिक संबंधों की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो संबंध हैं, इन्हें कम करके आंका गया है। हकीकत यह है कि ये संबंध बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं और दो स्तरों पर हो रहे हैं। एक स्तर यह है कि ये संबंध उस स्तर पर विकसित हो रहे हैं जिसे मैं नया वैश्विक शासन प्रणाली कहता हूं, जहां रूस और चीन मुख्य खिलाड़ी हैं। वे मुख्य खिलाड़ी जो उस प्रणाली का समर्थन कर रहे हैं जो भू अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और विश्व की स्थिरता से जुड़ी है, जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में भी चर्चा की है। तो ये दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, और वे किस तरह मिलकर काम कर रहे हैं, इसका उदाहरण यह है कि जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग नवंबर 2012 में पदभार संभाले, तो उनकी पहली विदेश यात्रा मास्को थी, और यह मार्च 2013 में हुई, जहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एक भाषण भी दिया, जहां पहली बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नए प्रकार के बारे में बात की। यही वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नया प्रकार है जिसके बारे में उन्होंने तब बात की थी, जो अब पूरी तरह विकसित हो चुका है। इसमें सारी ईंटें अपनी जगह पर हैं, सारी चीजें व्यवस्थित हो चुकी हैं। यह उसी नए वैश्विक शासन प्रणाली में विकसित हो गया है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और इस पर अंतिम बात जो कही गई थी वह थी ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में 1 सितंबर को प्रस्तुत किया था। तो बात यह है कि ये दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इन दोनों महाशक्तियों की दृष्टि एक जैसी है, और इसलिए अगर पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत करीबी रणनीतिक और समय की कसौटी पर खरे संबंध हैं, तो वह वैश्विक दक्षिण का हिस्सा होने के नाते मॉस्को के साथ भी करीबी संबंध रखेगा। अब दूसरा है दोनों देशों के बीच अधिक प्रत्यक्ष या द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध। हम जानते हैं कि 15 सितंबर को यह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और क्रेमलिन की ओर से एक नोट जारी किया गया, और क्रेमलिन के नोट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान दक्षिण पूर्व एशिया और पूरे एशिया में एक प्राथमिकता वाला साझेदार है। यह राष्ट्रपति पुतिन की ओर से आया एक बड़ा बयान है, और उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी बात की, जिसे पाकिस्तान की मदद से सुलझाया जाना है। तो यह है पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका। जहां तक मॉस्को का सवाल है, अफगानिस्तान में स्थिरता लाने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। और उन्होंने यह भी कहा, पुतिन ने रूस से पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन के बारे में बात की और बताया कि रूस कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पहले ही कुछ हद तक बुनियादी ढांचा तैयार हो चुका है। तो संक्षेप में हमें यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए या ये नहीं समझना चाहिए कि आज पाकिस्तान के रूस के साथ भी रणनीतिक संबंध हैं। तो इसके तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध हैं, और बदले में पाकिस्तान को क्या मिलता है? उसे अधिक पहुंच और अधिक पकड़ मिलती है। पहुंच क्या है? पहुंच वह है जिसे हम किसी राष्ट्र का हित क्षेत्र कहते हैं, यानी वे देश या क्षेत्र जहां कोई विशेष देश गहरे राजनीतिक और आर्थिक संबंध और संपर्क स्थापित करने में रुचि रखता है। यही पहुंच का हिस्सा है। तो आज पाकिस्तान की पहुंच इसके इन संबंधों के कारण दक्षिण एशिया से आगे मध्य पूर्व, मध्य एशियाई गणराज्यों और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया तक जाती है, जहां रूस और चीन दोनों ही चाहते हैं कि पाकिस्तान की वहां भूमिका हो। यह भूमिका पहुंच की है। और दूसरा है पकड़। पकड़ वह है जिसे हम प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। यही वह सीमा है जहां तक आपकी सैन्य क्षमताएं आपके हितों की रक्षा के लिए पहुंच सकती हैं, इसलिए यह प्रभाव क्षेत्र है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ऑपरेशन सिंधु के बाद अब यह दक्षिण एशिया से आगे मध्य पूर्व और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र तक जाता है, जहां मैंने पहले ही वीडियो में समझाया है कि कैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन वे पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक साथ आए हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से पूछा गया था, आज पाकिस्तान के अमेरिका और चीन दोनों के साथ करीबी संबंध हैं, इनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? और उन्होंने कहा,
पाकिस्तान के चीन के साथ मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं। बात यह है कि आज पाकिस्तान के केवल चीन के साथ ही नहीं, बल्कि उसने भू राजनीति के सही पक्ष पर खड़े होने का सही कदम उठाया है, क्योंकि आज उसके नए वैश्विक शासन प्रणाली के साथ भी संबंध है, जिसे मैंने कहा है कि चीन और रूस समर्थन करते हैं। और जब हम इसे समझते हैं तो दो बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात जो बहुत स्पष्ट हो जाती है वह ये है कि जब हम इस प्रणाली को देखते हैं, उस नई प्रणाली की बात कर रहा हूं, तो यह साझेदारी के बारे में है। इस प्रणाली में पूरी सोच यह है कि सभी देशों को पूरी आजादी है कि वे किसके साथ अपने संबंध बनाना चाहते हैं, बशर्ते वे इस नई वैश्विक शासन प्रणाली की सोच के साथ मेल खाते हों। तो